हे फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सुनील। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी केस सीरीज़। केस सीरीज़ के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जितने भी मेरे क्लिनिक पर केसेस आते हैं उनमें से कोई एक अच्छा केस लेकर उसको शूट करूँगा। देन उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने उस केस के अंदर क्या किया, उसको कब रिकॉल किया। रिकॉल विज़िट का वीडियो बाद में आएगा, इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। अगर मैं एक केस आज अपलोड कर रहा हूँ, उसकी फ़र्स्ट विज़िट मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो उसकी सेकंड विज़िट हो सकता है 3 दिन के बाद हो, तो वो वीडियो 3 दिन के बाद आएगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ का बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो पा रही हैं। इससे रिलेटेड मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसके अंदर सारे वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि बार बार उसको सर्च करना पड़ेगा, जिससे आपको भी वो देखने में इजी रहेगा। केस से रिलेटेड मैं नंबर भी डाल दूंगा वीडियो के अंदर कि ये इस नंबर का केस था, तो उससे आपको ईजी पड़ेगा ये सब चीज़ें देखने के अंदर। और डिस्क्रिप्शन में मैं पुराने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनका लिंक भी आपको दे दूँगा, तो आप ऐसे करके एक पूरा केस देख पाओगे कि कैसे वो रिकवर हुआ, कैसे उसके अंदर चीज़ें काम करी, जिससे आपको सीखने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला केस। पहला केस जो है ये मेरे पास 4 महीने पहले आया था। 4 महीने पहले इस पेशेंट की कंप्लेन थी कि उसको लोअर फ्रंट टीथ रीजन के अंदर पेन होता है। जब मैंने इसका डायग्नोसिस किया तो मुझे इसमें अट्रीजन देखने को मिला। पेशेंट की कोई हैबिट नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको अट्रीजन था। उसके बाद जब मैंने टीओपी चेक किया तो टीओपी उसके 3-2 नंबर के टूथ में आया। फिर मैंने इसका रेडियोग्राफ लिया। रेडियोग्राफ लेने के बाद मुझे ये दिखा कि उसके 3-2 रीजन के अंदर सिर्फ अपाइकल पेरिडोंटाइटिस है, लेकिन उसकी जो मेन पैथोलॉजी बनी हुई है ना, वो 3-1 रीजन के अंदर है। तो मैंने पेशेंट को आरसीटी एडवाइस करी कि आप आरसीटी करा लो 2 दांतों की, ठीक है, जिसमें एक 3-1 था और एक 3-2 था। लेकिन पेशेंट ने कहा नहीं, मेरे को दर्द तो सिर्फ एक ही दांत में है, तो आप सिर्फ एक ही दांत को ठीक करो। अब क्या हुआ था कि इस केस के अंदर जो 3-1 नंबर का टूथ है ना, उसका पल्प नेक्रोटिक हो चुका था, जिसकी वजह से उसको पेन नहीं हो रहा था। इस वजह से पेशेंट को उसमें पेन नहीं था, तो उसने कहा कि आप तो एक ही दांत की रूट कैनाल करो। फिर मैंने यही किया, मैंने 3-2 नंबर के टूथ की रूट कैनाल कर दी। ओके, फिर पेशेंट चला गया, पेशेंट को रिलीफ आ गया। पेशेंट को मैंने कॉल करके पूछा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 4 महीने बाद, ठीक 4 महीने बाद, यानी कि आज के दिन पेशेंट वापस आया। पेशेंट कहता है मेरे को उस दांत में दर्द हो रहा है जिसमें आपने रूट कैनाल किया था, और मेरे बाकी के दांत भी हिल रहे हैं। तो जब मैंने क्लिनिकली चेक किया तो बाकी दांत भी मोबिलिटी पर आ चुके थे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। उसके बाद मैंने इस केस का रेडियोग्राफ शूट किया। रेडियोग्राफ शूट करने के बाद मुझे पता चला वो पैथोलॉजी जो बनी थी, जो पेरियापाइकल एब्सिस थी, वो इन 4 महीनों में बढ़ चुकी है और पूरा बोन डिस्ट्रक्शन कर चुकी है। ये रहा बाद का एक्सरे 4 महीने बाद का, और ये 4 महीने पहले का एक्सरे। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये पूरी जो चीज़ हुई है ये सिर्फ 4 महीनों में हुई है। और कहीं ना कहीं जिस टूथ में हमने रूट कैनाल किया था उस तक भी ये पैथोलॉजी पहुंच गई है, तो माइट पॉसिबल कि उस वजह से भी उसको दर्द हो रहा हो उसी दांत में जिसमें हमने रूट कैनाल किया है। तो फिर मैंने ज़्यादा देर नहीं करी, मैंने पेशेंट को समझाया कि आपका जो 4 महीने पहले मैं कह रहा था जिस दांत में आपको तकलीफ़ है, उसी दांत के अंदर आपको रूट कैनाल की ज़रूरत है। फिर मैंने रूट कैनाल स्टार्ट किया, पेशेंट मान गया। लेकिन इस बार मेरे को 3-1 और 4-1 दोनों की रूट कैनाल करनी थी, क्योंकि दोनों टूथ इन्वॉल्व हो चुके थे। अब मैंने रूट कैनाल करना स्टार्ट किया। रूट कैनाल के अंदर मैंने 10 नंबर 15 नंबर की फाइलिंग यूज़ करी सिर्फ फर्स्ट सिटिंग के अंदर। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर मुझे लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं देना पड़ा। सीधा मैंने राउंड बर से डिच किया और उसके बाद चेम्बर ओपन हो गया। किसी भी तरीके की कोई भी ब्लीडिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई पेन नहीं था पेशेंट को ओपन करने पे। इसका मतलब साफ साफ ये है कि पल्प नेक्रोटिक हो चुका है। अगर ब्लड भी नहीं आ रहा तो उसमें कुछ था ही नहीं।
ठीक है, उसमें सिर्फ इन्फेक्टेड पार्ट था जो प्रेशर डाल रहा था। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो पल्प होता है वो प्रेशर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पल्प नहीं कह सकते, उसको इन्फेक्शन कह सकते हैं, जो कि प्रेशर डाल रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली फर्स्ट सिटिंग में मैं ये करता हूँ, ऐसे केसेस में मैं ओपन करके उस प्रेशर को रिलीज़ कर देता हूँ, लाइक 10 नंबर एंड 15 नंबर की के फाइल का यूज़ करके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैं फाइलिंग कर रहा हूँ तो इसमें से कुछ एब्सिस टाइप का मटेरियल रिलीज़ हो रहा है। तो ये निकल जाने के बाद ये पूरा जो टूथ है इसमें से प्रेशर कम हो जाता है और फिर पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। जैसे ही हम केस करके पेशेंट को भेज रहे होते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको अब पेन है, तो पेशेंट मना करता है कि नहीं मुझे पेन नहीं है। अब मैंने क्या किया, उसको क्लीन किया, उसके अंदर कॉटन रखी एंड देन उसके ऊपर टेम्प्रेरी दे दिया। इसमें मैंने किसी भी टाइप की कोई ड्रेसिंग नहीं दी, क्योंकि अगर ये एब्सिस का केस है और अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देते हैं, लाइक अभी तो इतनी ज़्यादा एब्सिस नहीं निकल रही, लेकिन अगर बाय चांस मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पुश कर दिया और एब्सिस अंदर ही रही, तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी और पेशेंट को स्वेलिंग होने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए फर्स्ट सिटिंग में मैं कोई भी ड्रेसिंग देना पसंद नहीं करता। मैं सिंपली कॉटन रख के टेम्प्रेरी देके पेशेंट को भेज दिया और उसको नेक्स्ट डे बुलाया ये देखने के लिए कि उसको पेन है या नहीं। अगर पेन है तो फिर ये इस वजह से है कि अंदर जो एब्सेस है वो प्रेशर लगा रहा है, इस वजह से उसको दोबारा पेन स्टार्ट हो गया, तो मुझे उसको वापस से रिलीज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर पेन नहीं है, दैट मीन्स अंदर कोई भी एब्सेस प्रेशर नहीं लगा रहा और मैं अब अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ड्रेसिंग दे सकता हूँ। तो इसलिए मैंने पेशेंट को घर भेज दिया। अब नेक्स्ट विज़िट में हम देखेंगे, जो कि पेशेंट कल आएगा, कि उसको पेन है या फिर नहीं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। मैं कल इसी से रिलेटेड जो उसका सेकंड विज़िट का वीडियो है वो डालूँगा और हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड विज़िट में क्या हुआ। सो एट दैट नोट, दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।